वेलकम टू मिस बिग अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ना आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये वो चैप्टर भी है जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट्स होते हैं। तो आई इंश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और हम इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि ये चैप्टर आपका बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, हम इसको आपकी एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से ही क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, जो आपका बोर्ड पेपर आना है वो कहाँ से आना है? एनसीईआरटी से ही आना है। एनसीईआरटी के बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता। तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक को ही अच्छे से पढ़ लिया, लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, तो आपका जो चैप्टर है वो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो गया। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करो। सैम्पल पेपर्स आपको इस चैनल पे मिल ही जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और हम साथ ही साथ सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स के हो चाहे वो 5 मार्क्स के हो। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आपके चैप्टर का नेम क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनलिज्म? हम नेशनलिज्म के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, यानी अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है। उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। और हम यहाँ पर कहाँ पर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप हम सभी जानते हैं, यूरोप एक कंटिनेंट है। हमारे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट्स है टोटल, और उनमें से एक यूरोप है। यूरोप के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि जो यूरोप के अंदर कंट्रीज है, जो यूरोप है, वहाँ पे नेशनलिज्म कब और कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम ना इस चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, तो आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेगा। और मैं मेन पॉइंट्स पे फोकस करूँगी जो आपका मतलब एग्जामिनेशन व्यू से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 prints विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। तो यहाँ पे बात हो रही है 1848 की। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। उसने एक सीरीज प्रिपेयर करी 4 प्रिंट्स की, यानी उसने 4 प्रिंट्स बनाए। उसमें ना उसने मतलब अपनी इमेजिनेशन डाली। उसने क्या इमेजिन करा कि जो वर्ल्ड है ना, जो पूरी दुनिया है, वो डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, यानी स्वतंत्र है और कोई राजा रूल नहीं कर रहा, लोग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि पीपल्स आर द डिसीजन मेकर्स, कोई मोनार्क रूल नहीं कर रहा, ठीक है। उसने ये विजुअलाइज किया। तो यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो आप क्या लिखोगे? फ्रेडरिक सोरियो was a French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. Understood? आगे बढ़ते हैं। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. अच्छा, अब उसने 4 प्रिंट्स बनाए थे, पेंटर ने, फ्रेंच आर्टिस्ट ने। उसमें से एक प्रिंट आपको ऊपर दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ, यूरोप और अमेरिका 2 अलग अलग कंटिनेंट्स हैं। दोनों कंटिनेंट्स के लोग जो है मार्च कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं, ये लोग मार्च करते हुए जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से। और इसमें मेन भी है और वुमेन भी है, हर सोशल क्लास के। यानी वो आर्टिस्ट जो है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोगों के अंदर एकता है, वो एक साथ मार्च करते हुए जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से। और वो होमेज दे रहे हैं, उसे होमेज ऑफर कर रहे हैं, यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। होमेज का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, कि जो फ्रेंच लोग थे ना, वो लिबर्टी को अपनी फीमेल फिगर मानते थे।
जैसे हम भारत माता को मानते हैं ना इंडिया में, वैसे ही जो फ्रांस के लोग थे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अपना फीमेल फिगर मानते थे। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of men in the other. अच्छा, अब इधर देखो, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है उसमें एक हाथ में उसने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट पकड़ रखी है और एक हाथ में उसने एक चार्टर पकड़ रखा है जिसमें राइट्स ऑफ मैन लिखे हैं। एक में उसने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट पकड़ रखा है। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब होता है? एनलाइटन मीन्स किसी चीज़ को समझाना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना। दैट मीन्स जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एनलाइटनमेंट की रोशनी फैला रही है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये जो चार्टर है ना, ये एक तरह से आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है जहाँ पर लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. On the earth यानी धरती पे देखोगे आप, जो इमेज दी हुई है उसके नीचे की तरफ आप धरती पर देखोगे shattered का मतलब होता है बिखरे हुए, remains पड़े हैं of symbols of absolutist institutions. अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे आप इमेज के नीचे देखोगे कि क्राउन्स गिरे हुए हैं, दिख रहे हैं ना। तो ये जो है सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट की आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड, ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। एब्सोल्यूटिस्ट का क्या मतलब होता है? मोनार्कियल गवर्नमेंट, एक तरह की मोनार्की मतलब जहाँ पे राजा रूल करता है, ठीक है। जहाँ पे मोनार्क्स होते थे ना, आपने पढ़ा भी था कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है, तो मोनार्कियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जहाँ पे राजा रूल करता है। अब उसकी मर्जी है वो जनता के लिए अच्छा करे या बुरा करे, ठीक है। तो उसकी जो पावर होती है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से रूल करता है। तो क्राउन्स किसके सिंबल है? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल है। तो जो आर्टिस्ट है वो दिखाना क्या चाह रहे हैं? क्राउन्स गिरे हुए हैं, यानी जो राजाओं का शासन है ना वो हट चुका है और अब कौन रूल करेगा? अब लोग रूल करेंगे, सिटीजन्स रूल करेंगे। In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through the flags and national costume. Sorio's utopian vision. Utopian का क्या मतलब होता है? A vision of society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. यानी एक ऐसा विजन जो इतना अच्छा है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमने इमेज देखी है उसमें सब कुछ इतना परफेक्ट है ना, कि लोगों के अंदर एकता है, जो राजा की हुकूमत है वो हट चुकी है, तो बहुत ज़्यादा आइडियल विजुअलाइजेशन है ये। तो इसलिए उन्होंने यूटोपियन वर्ड यूज़ करा है यहाँ पर। और जो सौरव की विज़न है ना, उसमें उसने क्या विजुअलाइज किया है कि जो दुनिया के लोग हैं ना वो अलग अलग नेशंस के हैं, तो उन्हें हम उनके फ्लैग्स और उनके कॉस्ट्यूम के थ्रू पहचान रहे हैं। Leading the procession, we passed the Statue of Liberty at the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. अच्छा, अब leading the procession यानी इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड के लोग जा रहे हैं, जो कि इस टाइम पर, यानी जब इस फ्रेडरिक सोरियो ने ये सब विजुअलाइज किया वो इस टाइम पर नेशन स्टेट्स बन चुके हैं ऑलरेडी, यानी वहाँ पे कोई राजा हुकूमत नहीं कर रहा, वो खुद की नेशन स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है। फ्रांस, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue. अब जो फ्रांस है ना उसका जो फ्लैग है वो ट्राई फ्लैग है, वो अभी अभी स्टैचू पर पहुंचा है। It is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. और उसके पीछे कौन है? जर्मनी के लोग हैं जिनका फ्लैग ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का है। Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. अच्छा, अब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है और जो स्विट्ज़रलैंड है वो नेशन स्टेट्स बन चुके थे जब सोरियो ने ये विजुअलाइज किया था, ठीक है। लेकिन जो जर्मनी है ना वो एक नेशन स्टेट नहीं बना था, यानी वो अभी भी किसी डायनेस्टी के अंडर आता था।
डायनेस्टी के अंडर आता था, यानी पहले क्या हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, जिसको कौन रूल करते थे, राजा रूल करते थे। तो जर्मनी अभी भी एक एम्पायर के अंदर आता था, वो खुद का नेशन नहीं बना था। And the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. अच्छा, अब क्योंकि वो यूनाइटेड नेशन तो था नहीं, तो जो झंडा उन्होंने ले रखा था, जो फ्लैग उन्होंने ले रखा था, वो एक्सप्रेशन था लिबरल होप्स का। लिबरल होप्स यानी जो रेवोल्यूशनरी लोग थे ना, जो क्रांतिकारी लोग थे, ये उनकी उम्मीदों को एक्सप्रेस कर रहा था ये फ्लैग, ठीक है। और वो क्या चाहते थे, वो जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जिसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। नाउ फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिकिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब जर्मनी के पीछे कौन थे, ऑस्ट्रिया के लोग, सिकिलीज के लोग, लॉम्बार्डी के लोग और काफ़ी सारी कंट्रीज के लोग थे। From the heavens above Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ इस प्रिंट में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर क्रिस्ट भी है, एंजल्स भी है, सेंट्स भी है। तो ये सब आर्टिस्ट ने क्यों यूज़ करे हैं, फ्रैटर्निटी दिखाने के लिए। फ्रैटर्निटी दिखाने के लिए यूज़ करे। फ्रैटर्निटी क्या होता है, यानी एकता, भाईचारा, लोगों के बीच एकता और भाईचारा को दिखाने के लिए उसने ये सब यूज़ करा है। अब देखो ये प्रिंट हमें दिखाना क्या चाह रहा है, फ्रैटर्निटी को ही डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका तो डिफरेंट कंटिनेंट्स है और उसके लोग एक साथ मार्च कर रहे हैं, है ना, यानी इनके बीच क्या है, भाईचारा है, एकता है, ये सब एकजुट होकर चल रहे हैं। तो आर्टिस्ट इस पिक्चर के थ्रू फ्रैटर्निटी को डिपिक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Soriot in figure 1. अब आप देखो जो सॉरियो ने फिगर बनाई है, इसमें तो हमें कोई इशू दिख नहीं रहा, तो ये हमें क्यों कह रहे हैं कि इश्यूज दिखाए सॉरियो ने, क्योंकि देखो जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये क्या है, एक यूटोपियन विजन है, यानी जो प्रिंट बनाया है सॉरियो ने वो तो बहुत आइडियल है, बट असलियत में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो असलियत में काफ़ी सारे इश्यूज है वर्ल्ड में, है ना, अभी तक है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज हुए वर्ल्ड में और वो कैसे कैसे सॉल्व हुए, और बेसिकली हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 19th सेंचुरी की, यानी 1800 से लेके 1900s के बीच का जो पीरियड है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। अब 19th सेंचुरी के दौरान जो नेशनलिज्म है ना, जो देशभक्ति है, लोगों के अंदर धीरे धीरे करके जागी, और जागी तो धीरे धीरे करके, बट वो इतनी मजबूत थी कि उसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए यूरोप के अंदर। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. और नेशनलिज्म का रिजल्ट क्या हुआ, और जो नेशनलिज्म से चेंजेस आए उसका रिजल्ट क्या हुआ, नेशन स्टेट्स बन गए इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। पहले क्या हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे, जैसे कि एक बड़ा सा एम्पायर है, उसके अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज आ रही है, जैसे जर्मनी भी उसके अंदर आ गई, फ्रांस भी उसके अंदर आ गया, स्विट्जरलैंड भी उसके अंदर आ गया, और उन सारी कंट्रीज़ को रूल कौन कर रहा है, कोई एक राजा, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन जब नेशनलिज्म आया फिर क्या हुआ, नेशन स्टेट्स बन गए अलग अलग, यानी जर्मनी अपनी एक सेपरेट कंट्री बन गई, फ्रांस एक सेपरेट कंट्री बन गई, तो ये हुआ। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक डिफाइंड टेरिटरी का क्या मतलब हुआ कि हमने जगह फिक्स कर दी कि ये पूरी जगह है, इसको कोई एक इंसान कंट्रोल करेगा, उसको हमने राजा बना दिया और यही इस पूरी डिफाइंड टेरिटरी को रूल करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो है बहुत ही सालों से चला आ रहा था यूरोप में, ठीक है। दिस हैव बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, बट ए नेशन स्टेट वाज वन in which the majority of its citizens and not only its rulers came to
develop a sense of common identity and shared history or descent. पर एक नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है? एक नेशन स्टेट क्या होता है? वो जहाँ पे सिटीजन्स की मेजॉरिटी हो, सिटीजन्स यानी जो उस कंट्री के लोग हैं ना, वो डिसीजंस ले, ना कि उसके रूलर्स, ना कि कोई राजा उनके लिए डिसीजन ले, बल्कि जो उस कंट्री के अंदर लोग रहते हैं ना, वो डिसीजंस ले। जैसे अब इंडिया के अंदर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी किसकी सुनता है? जनता की। तो बस यही फर्क है एक नेशन स्टेट और एक एम्पायर में, और इसीलिए एक कॉमन आइडेंटिटी दी लोगों को। इसी की वजह से लोगों के अंदर देशभक्ति जागी कि हम रूलर की बात क्यों माने, रूलर को हम डिसीजन मेकर क्यों बनाएं, हम खुद अपने लिए डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो यही कॉमननेस लोगों के अंदर आने लगी। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। इमेमोरियल का मतलब है जो हिस्ट्री थी ना, यानी ये जो हमने ये सब पढ़ा है ना, ये जो कॉमननेस है ये पहले से नहीं आई थी, टाइम के साथ साथ नहीं आई थी, ये स्ट्रगल्स करने से, रेवोल्यूशंस करने से, इस वजह से ये हमें हासिल हुई कॉमननेस। ठीक है, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। और इस चैप्टर में हम उन्हीं डिफरेंट प्रोसेसेस, डाइवर्स प्रोसेसेस का मतलब वो डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से नेशन स्टेट्स बने और लोगों के अंदर देशभक्ति आई, नेशनलिज्म आया। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, 9th क्लास में भी आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। ये आपको याद रखना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो नेशनलिज्म सबसे पहले किसके थ्रू आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। जो फ्रांस के लोगों ने क्रांति करी थी ना, उस वजह से लोगों के अंदर देशभक्ति जागी। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. अच्छा, आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। फ्रांस जो था काफ़ी एक्सटेंडेड स्टेट थी, और वहाँ पे कौन से राजा हुकूमत करते थे? लुई 16, है ना। लुई 16 के बारे में हमने पढ़ा ही था 9th क्लास में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ना काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए फ्रांस में। पॉलिटिकल चेंजेस यानी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारे चेंजेस आए। जो सॉवरेनिटी थी, ट्रांसफ़र ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कौन रूल कर रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मोनार्की से किसके हाथों में चली गई? फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में। पहले राजा के हाथों में होती थी पावर, अब सिटीजन्स के हाथों में आ गई पावर। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। और इस रेवोल्यूशन ने क्या प्रोक्लेम किया, क्या साबित किया कि वो पीपल होंगे, वो लोग होंगे उस देश के, जो उस देश को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, यानी उस देश के लिए डिसीजंस लेंगे और शेप करेंगे उसकी डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। ठीक है, और उस नेशन की डेस्टिनी बनाएंगे, किस्मत बनाएंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. अब शुरुआत से जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म आए, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आता है, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे सारे मेजर्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है? द आइडियाज ऑफ ला पित्रे, द फादरलैंड एंड ले सिटॉयन द सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? अब आइडिया ऑफ फादरलैंड, यानी ये जो लैंड है जिसमें हम रहते हैं,
ये किसका लैंड है? हमारे पूर्वजों का लैंड है, यानी जो हमारे पापा थे उनके पापा थे वो भी इसी पर रहते थे और हम भी इसी पर रहते हैं, यानी इसके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसने उनके मन में देशभक्ति जगाई इस आइडिया ने, है ना। और द सिटीजन, यानी हम इस देश के सिटीजन हैं, तो देश की भी हमारे प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी भी देश के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आइडिया उन्होंने जगाया जिसकी वजह से लोगों के अंदर एकता आई और उन्हें इक्वल राइट्स दिए गए। ठीक है, सबको इक्वल अधिकार दिए गए अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जैसे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वैसे वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the former royal standard. ये सेकेंड पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि एक नया फ्लैग बनाया गया ट्राइकलर। किसकी जगह? पहले रॉयल फ्लैग होता था जो राजाओं ने बना रखा था, अब ट्राइकलर फ्लैग कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है? द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब फ्रांस में ना पहले भी इलेक्शंस होते थे, लेकिन फिर भी राजा का बेटा ही राजा बनता था। वो इस तरह से इलेक्शंस करते थे, आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में। लेकिन अब क्या हुआ? अब जो स्टेट्स जनरल है, यानी जो बॉडी है जो गवर्न करेगी फ्रांस को, उसे कौन इलेक्ट करेगा? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। और उसका नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने, क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कोमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। ये फोर्थ पॉइंट है आपका। हिम्स, हिम्स का क्या मतलब होता है? रिलीजियस सॉन्ग्स को हिम्स कहा जाता है। जो आप कह सकते हो रिलीजन से रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं उन्हें हिम्स कहते हैं हम। तो नए रिलीजियस सॉन्ग्स बनाए गए। ओथ्स यानी शपथ ली गई। मार्टियर्स को मेमोरेटेड, यानी जो शहीद लोग थे ना, मार्टियर्स हम शहीद लोगों को कहते थे, जो देश के लिए शहीद हुए थे उन्हें याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, देश के लिए ये सब किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ये आपका है फिफ्थ पॉइंट। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या मतलब होता है? यानी जो एक सिस्टम बनाया जाता है कंट्री को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, तो एक नया सिस्टम बनाया गया जिसने सारे लोगों के लिए इक्वल लॉज बनाए थे, इक्वल कानून बनाया था। ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। ये 6 पॉइंट हो गया। यानी कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी ना, यानी कि पहले टैक्सेस लिया जाते थे काफ़ी सारे लोगों से, कोई कभी कस्टम टैक्स, कभी कोई टैक्स, तो उन सबको अबॉलिश कर दिया गया, यानी रद्द कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया वेट्स और मेजर्स के लिए, यानी नाप तोल करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी जो यूनिफॉर्म हो, यानी सबके लिए इक्वल हो, वो अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब फ्रांस में काफ़ी सारे रीजन्स थे, तो अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी। डायलेक्ट्स का मतलब यही है। तो उन्हें डिस्करेज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। और फ्रेंच, क्योंकि वो पेरिस कैपिटल सिटी है फ्रांस की, क्योंकि वो वहाँ पर बोली जाती है और लिखी भी हुई गई है, तो उसे कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन का। ठीक है। तो ये सब चेंजेस आप कह सकते हो आए, या जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि मेजर्स कौन कौन से लिए थे रेवोल्यूशनरीज ने, तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका। ठीक है। Moving forward, the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism, in other words, to help other peoples of Europe to become nations. अब जो रेवोल्यूशनरीज थी ना, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि ये हम लोगों का दायित्व बनता है, ये हम लोगों की ड्यूटी है कि हम यूरोप के बाकी लोगों को भी सिखाए कि वो इस राजा की हुकूमत से बचे और खुद का एक अस्तित्व बनाए। ठीक है। तो उन्होंने और लोगों को भी प्रोत्साहित करा, मोटिवेट करा। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs.
अब जब ये फ्रांस वाली न्यूज़ लोगों तक पहुंची कि फ्रांस एक नेशन स्टेट बन गया है खुद का, तो जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने एक अपना खुद का क्लब बनाया, जाकोबिन क्लब। तो ये आपको याद रखना है क्लब का नेम। उन्होंने कौन सा क्लब बनाया? जाकोबिन क्लब। ठीक है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अच्छा, अब जो फ्रेंच आर्मीज थी ना, वो नेशनलिज्म को और आगे तक ले गई। वो बेल्जियम गई, वो स्विट्ज़रलैंड गई, वो इटली गई और उसने अब्रोड में सारी जगह नेशनलिज्म का प्रसार कर दिया। ठीक है। और रेवोल्यूशनरी वार्स होने शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी काफ़ी सारी सिटीज़ में यूरोप के अंदर क्रांति लाने के लिए, रेवोल्यूशन लाने के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो फ्रेंच आर्मीज़ जो थी वो भी लड़ाई कर रही थी, इसलिए वो जहाँ जहाँ जा रहे थे ना, उन्होंने नेशनलिज्म फैलाया, देशभक्ति फैला दी। ठीक है। अच्छा, हम आप ये पिक्चर देख रहे हो, देखो इसमें एम्पायर्स है ना, जैसे पूरा रशियन एम्पायर है पर्पल वाला, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, तो इसके अंदर कितनी सारी कंट्रीज़ आ रही है। तो मैं आपको ऊपर यही समझा रही थी कि पहले एम्पायर्स हुआ करते थे। Now, within the wide swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अच्छा, अब पहले तो फ्रांस में डेमोक्रेसी आ चुकी थी 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, पर अब कौन आ गया फ्रांस में? नेपोलियन आ गया। कौन आ गया? नेपोलियन आ गया। ये फिर से मोनार्की आया फ्रांस में, फिर से हुकूमत करने लगा ये। अच्छा, अब क्योंकि मोनार्की लेकर आया फ्रांस में, तो डेमोक्रेसी तो इसने बर्बाद कर ही दी, डिस्ट्रॉय कर दी इसने डेमोक्रेसी। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें ना, यानी जो सिस्टम था रूलिंग का, उसमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लाया। ठीक है। तो इसने पूरे सिस्टम को ना रैशनल और एफिशिएंट बना दिया, यानी और अच्छा बना दिया और एक्टिव कर दिया। उसने एक सिविल कोड बनाया, सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है जिसे। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804, तो मैं आपको अभी इसका आंसर भी मार्क करवा दूंगी। तो इसे क्या कहा जाता था? नेपोलियनिक कोड। ठीक है। और इसने क्या किया, इस कोड ने क्या किया? इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब लुई 16 रूल कर रहा था ना फ्रांस में, तो काफ़ी सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को। जैसे जो क्लर्गी थी ना, कि अगर कोई इंसान क्लर्गी में पैदा हुआ है तो उसको बाय बर्थ ही, बचपन से ही उसे स्पेशली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब जो था, ये सब नेपोलियन ने बंद कर दिया, यानी सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। तो उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ इस्टेब्लिश किया कि कानून की नज़र से सब लोग इक्वल होंगे। और राइट टू प्रॉपर्टी, यानी पहले ना जैसे जो गरीब लोग होते थे उनकी जो प्रॉपर्टीज होती थी ना, वो छीन नहीं जाती थी, तो अब उसने राइट टू प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश किया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो कोड है ना, ये फ्रांस में हर जगह फैल गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मोनोरियल ड्यूज। अब नेपोलियन सिर्फ फ्रांस पे ही हुकूमत नहीं कर रहा था, वो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों पर भी राज कर रहा था। तो उसने इन सब जगहों पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स थी ना, उनको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, यानी जो पूरा सिस्टम था ना, उसे बहुत ज़्यादा सुधार दिया। ठीक है। फ्यूडल सिस्टम जो था उसने उसे अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम ना वो होता है जैसे कोई किंग राज कर रहा है, ठीक है, कोई रूलर है वो रूल कर रहा है, तो जितना भी लैंड है ना जो उसकी टेरिटरी में आता है वो उसका है किंग का, और वो अपनी मर्जी से किसी को भी उस लैंड को अलॉट कर सकता है। ठीक है, यानी वो जो लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था लोगों में,
किंग अपनी मर्जी से वो लैंड किसी को अलॉट करता था, जो किंग को सर्व करता था, मिलिट्री देता था, वो किंग उस लैंड को उन्हें अलॉट कर देता था। तो ये था फ्यूडल सिस्टम। तो नेपोलियन ने इसे अबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। और उसने क्या करा, फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, यानी जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स मतलब कि जो किसान लोग थे ना, उन्होंने, नेपोलियन ने उन्हें फ्री करा सर्फडम से। सर्फडम क्या होता है, यानी आप कह सकते हो जो उनके लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे पीजेंट्स के लिए, उनके लिए वो फ्री में काम करते थे और उसके रिटर्न में उनको कुछ मिलता भी नहीं था। तो ये था सर्फडम। उन्होंने फार्मर्स को इससे भी आज़ाद कर दिया। और मिनोरियल ड्यूज से, मिनोरियल ड्यूज यानी उन्हें, जो किसान लोग थे वो जिस लैंड पे रहते थे ना, उन्हें उसका टैक्स देना पड़ता था लैंडलॉर्ड को। तो इन सब से नेपोलियन ने उन्हें फ्री कर दिया। इन द टाउन्स जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, और टाउन्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है माफ़ कर दी गई। तो उसने क्या करा, शहरों में जो मर्चेंट्स थे ना, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम करते, उन पे काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ों की मनाही थी उन्हें, तो वो सब उसने हटा दी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव किया गया, कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new founded freedom। जो बिजनेसमैन लोग थे, जो फार्मर्स थे, सबको ही एक आज़ादी मिली। ठीक है, यानी जो पहले उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना काफ़ी, वो सब हट गई, नेपोलियन ने सब हटा दी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804 या व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड। तो आप क्या लिखोगे कि द सिविल कोड ऑफ 1804 वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। ठीक है, और उसने क्या क्या करा, आप ये लिखोगे। इट डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक। जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े ना, ये आपको सब लिखने हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि नेपोलियन ने क्या क्या करा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को सुधारने के लिए। ये आपका क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज में, तो भी आप यही सब लिखोगे कि ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फेडरल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट्स, ये सब आप लिखोगे। ठीक है, तो आगे पढ़िए। Businessmen and small-scale producers of goods in particular begin to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब जो बिजनेसमैन थे ना, उन्हें क्या लगा कि एक यूनिफॉर्म लॉ, यानी जो नाप तोल है ना, उसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए और एक करेंसी भी चाहिए। जैसे इंडिया में है ना करेंसी रुपीज़, वैसे ही हमें फ्रांस में भी उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि एक करेंसी चाहिए जिससे कि हम चीज़ों का लेन देन आपस में आराम से कर पाए। ठीक है, नाउ हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब जितने भी एरियाज नेपोलियन ने कंकर कर रखे थे, यानी अपने अंडर कर रखे थे, लोगों की जो रिएक्शन थी ना, जो लोगों की थिंकिंग थी, वो डिफरेंट थी। ठीक है, इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स एक तरह से आप कह सकते हो साइन, ठीक है, सिग्नल किसी चीज़ का। तो जो फ्रेंच आर्मीज हुआ करती थी ना, उन्हें सिग्नल माना जाता था लिबर्टी का। लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम। ठीक है, उन्हें आज़ादी का सिग्नल माना जाता था, किन्हें, फ्रेंच आर्मीज को। ठीक है, कहाँ पर, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, इन जगहों पर। ठीक है, बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom। पर इनिशियल एंथुजियाज्म का मतलब होता है इंटरेस्ट, कुछ अच्छा लगना। तो फिलहाल का जो उनको अच्छा लग रहा था ना, फिलहाल इनिशियल यानी जो फिलहाल उन्हें अच्छा लग रहा था, वो धीरे धीरे किस में बदल गया, हॉस्टिलिटी में, घुटन में बदल गया।
क्यों? क्योंकि जो नए अरेंजमेंट्स हुए थे ना, उससे उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। अब ऑब्वियसली आप देखो, डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ है और मोनार्की, चाहे वो राजा कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको वो फ्रीडम नहीं मिल पाएगी जो आपको डेमोक्रेसी से मिलेगी। ठीक है, तो उन्हें घुटन महसूस होने लगी इस सिस्टम में भी। Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. अब क्या हुआ? टैक्सेशन फिर भी बढ़ गए, है ना। अब राजा है तो उसको टैक्सेस लेने ही पड़ेंगे लोगों से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, आर्मीज बढ़ानी है उसको, और फालतू की चीज़ों में उसको खर्च करना है, वेपन्स वगैरह में। तो उसने टैक्सेस बढ़ा दिए नेपोलियन ने। ठीक है, उसने सेंसरशिप चालू कर दी। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? सेंसरशिप मतलब कोई राजा के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, उसके खिलाफ कोई अगर बोलेगा तो मर जाएगा। ठीक है, यानी उसके लिए अगर आप कुछ छाप रहे हो तो आपको अच्छा छापना पड़ेगा, आप उसके लिए कुछ बुरा नहीं छाप सकते। तो ये होती है सेंसरशिप। तो ये सब चालू हो गया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, यानी जबरदस्ती लोगों को भर्ती कराया जाता था आर्मीज के अंदर कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा आर्मीज में। ठीक है, जिसकी वजह से जो नेपोलियन है वो पूरा यूरोप पर राज कर सके। तो उसके लिए उसको टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे भाई, करने पड़ेंगे ना, वेपन्स वगैरह तैयार करने के लिए। तो उसने ये सब करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव में सुधार करा था ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो उसने सुधार करा था, वो सब वेस्ट हो गया। अब लोगों को वो सब नहीं दिख रहा था, आउटवे कर दिया, यानी उसने वो सब किया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी लोगों की, वो नेपोलियन ने छीन ली। अब लोगों ने फिर से क्रांति चालू कर दी, फिर से रेवोल्यूशंस चालू कर दिए फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में यही सब पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आपके नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहती थी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ तक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, पूरे चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ना आपकी, इसको आप वैसे तो खुद भी पढ़ सकते हो, बट किसी किसी को इसकी लैंग्वेज बोरिंग लगती है, तो किसी किसी को समझ नहीं आती, दैट्स वाई मैं इसकी वीडियोस डाल रही हूँ। तो आप इन्हें ज़रूर देखना एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगी वीडियोस। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।